डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे अकाउंट की मीनिंग और अकाउंट के टाइप्स। अकाउंट किसे कहते हैं, इसका एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या होता है और साथ ही साथ अकाउंट के कितने प्रकार होते हैं, इसको इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने के पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें, जिससे कि ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो आपको मिलती रहे। स्टूडेंट्स, हम सब जानते हैं कि मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम डबल एंट्री सिस्टम पर बेस्ड है, जिसके अनुसार हर सौदा, हर ट्रांजैक्शन कम से कम 2 खातों को प्रभावित करता है। अर्थात जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है तो वह 2 खातों को प्रभावित करता है, जिसमें से एक खाता एक ही समय में डेबिट होता है और ठीक उसी समय दूसरा खाता क्रेडिट होता है। यह तो हम सभी जानते हैं, लेकिन अब एक यक्ष प्रश्न यह उठता है कि आखिर ये खाता क्या है, ये अकाउंट क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका क्या अभिप्राय है। स्टूडेंट्स, यदि हम किसी बिजनेस ट्रांजैक्शन पर गौर करें तो यह पाएंगे कि वह ट्रांजैक्शन व्यक्तियों से संबंधित है, इंटरप्राइज फॉर्म या इंस्टीट्यूशन से संबंधित है, एसेट से संबंधित है, लाइबिलिटीज से संबंधित है, अथवा इनकम या एक्सपेंडिचर जैसी मदों से संबंधित है। जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है तो उसे हमें रिकॉर्ड करने की जरूरत पड़ती है। ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कैसे करते हैं, तो ट्रांजैक्शन में यदि व्यक्ति हैं तो व्यक्तियों का हिसाब किताब रखते हैं, इंटरप्राइज से संबंधित अगर ट्रांजैक्शन है तो उस इंटरप्राइज का हिसाब किताब रखते हैं, अगर एसेट और लाइबिलिटीज से संबंधित है तो एसेट और लाइबिलिटीज का हिसाब किताब रखते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर से संबंधित है तो इनकम और एक्सपेंडिचर का हिसाब किताब हमें रखना होता है। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि लेन देनों का, ट्रांजैक्शन का हिसाब किताब जिन मदों के अंतर्गत किया जाता है, जिन टाइटल या हेडिंग्स के अंतर्गत रखा जाता है, उसे उस पर्टिकुलर टाइटल का या उस पर्टिकुलर आइटम का अकाउंट कहते हैं। जैसे यदि कोई एक ट्रांजैक्शन हुआ है बिजनेस में जिसमें रमेश को 5,000 रुपये पेड किए गए हैं, तो देखें इस ट्रांजैक्शन को हमें कहाँ रिकॉर्ड करना होगा, तो इस ट्रांजैक्शन को हमें रमेश के नाम से रिकॉर्ड करना होगा ताकि भविष्य में पता चल सके। अब यदि हम रमेश का हिसाब किताब खाता बही में जिस जगह पे करते हैं, जिस प्लेस पे करते हैं, अथवा रमेश का रिकॉर्ड जहां भी बनाते हैं, उसे क्या कहेंगे, रमेश का खाता। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पर्सन, इंटरप्राइज, फॉर्म, इंस्टीट्यूशन, एसेट, लाइबिलिटीज, इनकम और एक्सपेंडिचर से संबंधित लेन देनों के रिकॉर्ड को हम खाता कहते हैं। अथवा लेजर में, खाता बही में जहां व्यक्ति, इंटरप्राइज, फॉर्म, इंस्टीट्यूशन, एसेट, लाइबिलिटीज, इनकम और एक्सपेंडिचर से संबंधित लेन देनों का रिकॉर्ड अलग अलग रखा जाता है, उन अलग अलग रिकॉर्ड को उस पर्टिकुलर मद का खाता कहते हैं। जैसे देवांश अकाउंट, वेदांश अकाउंट, रमेश एंड सन्स अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, बैंक लोन अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट, सैलरी अकाउंट, एटसेट्रा। स्टूडेंट्स, डबल एंट्री सिस्टम के अंतर्गत ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए टी शेप अकाउंट का प्रयोग किया जाता है। मतलब जो रिकॉर्ड होता है उसको 2 हिस्सों में बांट के तैयार किया जाता है, एक लेफ्ट साइड और दूसरा राइट साइड। स्टूडेंट्स, जिस प्रकार हम मैथमेटिक्स में प्लस और माइनस का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार से कोई मद, कोई आइटम, कोई अकाउंट या तो ऐड हो सकता है, उसमें कुछ नई बातें जोड़ी जा सकती हैं, या उसको माइनस किया जा सकता है, घटाया जा सकता है। यहाँ पर ये जोड़ने और घटाने की प्रक्रिया तो चलती है, लेकिन अकाउंटिंग के अंतर्गत प्लस यानी जोड़ वाले हिसाब को रखने के लिए अलग हिस्सा इस्तेमाल किया जाता है और घटाव वाले हिस्से को नोट करने के लिए, घटाव से संबंधित ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए दूसरे हिस्से का प्रयोग किया जाता है, जिससे यह पता चल सके कि उस पर्टिकुलर मद में कितना एडिशन हुआ है, कितना प्लस हुआ है और कितना माइनस हुआ है, किस टर्म में प्लस हुआ है और किस टर्म में माइनस हुआ है। इस तरीके का एक विधिवत रिकॉर्ड अकाउंटिंग में इस टी शेप अकाउंट में रखा जाता है। यही प्लस यानी एडिशन या
सब्सट्रैक्शन माइनस का हिसाब किताब रखने के लिए अकाउंट को दो हिस्सों में बांट के रिकॉर्ड बनाया जाता है और इन हिस्सों को अकाउंट की भाषा में नाम दिया जाता है डेबिट और क्रेडिट। अर्थात यह जो टी शेप अकाउंट आप देख रहे हैं, इसका बायां हिस्सा डेबिट ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए प्रयोग किया जाता है, जबकि दाहिना हिस्सा क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, जिससे कि भविष्य में यदि हम ये पता लगाना चाहें कि कितना इस खाते में डेबिट हुआ है, किन किन मदों में डेबिट हुआ है, तो ये पता लग सके और किन किन मदों में यह अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो इसका भी आसानी से पता लगाया जा सके। स्टूडेंट, हम सब ये भी जानते हैं कि डबल एंट्री सिस्टम में जो रिकॉर्ड रखा जाता है वह सीक्वेंशियल रखा जाता है, डेट वाइज रखा जाता है तथा सभी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए एक पैमाना, एक यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि डबल एंट्री सिस्टम जो है वह मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट पे काम करता है। तो यहाँ पर यदि ट्रांजैक्शन मनी के रूप में, मुद्रा के रूप में, रुपए पैसे के रूप में यदि मापा जा सकता है तभी वह अकाउंट का हिस्सा होगा। यहाँ पर हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए वॉल्यूम का इस्तेमाल नहीं करते, जैसे लीटर या वेट का इस्तेमाल नहीं करते, किलोग्राम। यहाँ पर सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए केवल एक पैमाना इस्तेमाल में लाया जाता है, जो होता है रुपया, पैसा, अमाउंट, धनराशि। इसीलिए जो अकाउंट होता है, जो टी शेप अकाउंट होता है, इसके दोनों हिस्से अर्थात डेबिट साइड और क्रेडिट साइड कुछ विशिष्ट प्रकार के कॉलम्स में डिवाइड होता है। क्योंकि अभी हमने बताया कि ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए सीक्वेंस का इस्तेमाल किया जाता है, जो ट्रांजैक्शन पहले होता है उसको पहले, इसलिए सबसे पहले हम डेट के आधार पर ट्रांजैक्शंस को मेंटेन करते हैं। इसलिए देखें यहाँ पर डेबिट साइड में तो पहला कॉलम है डेट का, जिसमें कि उस ट्रांजैक्शन की डेट लिखी जाती है। आगे दूसरा खाना है पर्टिकुलर्स का, जिसमें उस पर्टिकुलर अकाउंट का नाम लिखा जाता है, उस पर्टिकुलर आइटम का नाम लिखा जाता है जिसके वजह से, जिसके कारण यह खाता डेबिट हुआ है। आगे एक पतला खाना आप देख रहे हैं, ये जर्नल फोलियो का है। जब जर्नल में रिकॉर्डिंग की जाती है तो जर्नल के जिस पेज पर इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया गया है उसका रेफरेंस देने के लिए यहाँ पर जर्नल फोलियो का इस्तेमाल होता है। और अभी अंत में मैंने बताया है कि डबल एंट्री सिस्टम केवल एक पैमाने का इस्तेमाल करता है, चाहे वो व्यक्ति से संबंधित ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना हो, संपत्ति से संबंधित ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड करना हो, इनकम एक्सपेंडिचर, क्रय विक्रय, सबके लिए केवल एक यूनिट इस्तेमाल करता है, वो है अमाउंट, धनराशि। तो यहाँ जो भी ट्रांजैक्शन है उसको हम, उसका कंसीडरेशन जो है रुपए के रूप में हम रिकॉर्ड करते हैं। इसी प्रकार से देखें, जैसे डेबिट साइड में जो खाने हैं, ठीक इसी तरीके से क्रेडिट साइड के भी रिकॉर्ड को बिल्कुल एज इट इज़ तैयार किया जाता है। तो आप इसमें यदि देखें, ध्यान से देखें, अगर जो अकाउंट का ये प्रारूप है, अकाउंट का जो ये फॉर्मेट है, इसमें डेबिट साइड जिस तरीके का है ठीक उसी तरीके का वही कॉलम्स क्रेडिट साइड में इस्तेमाल किए जाते हैं। क्योंकि यहाँ बेसिक प्रिंसिपल तो एक ही है कि चाहे वो ट्रांजैक्शन डेबिट हुआ हो या वो खाता किसी ट्रांजैक्शन में डेबिट हुआ हो, तभी भी उसे एक पर्टिकुलर टाइप से रिकॉर्ड किया जाए। और यदि किसी ट्रांजैक्शन में वह अकाउंट क्रेडिट हुआ हो तो क्रेडिट साइड में बिल्कुल ठीक उसी तरीके से, उसी सिद्धांत का प्रयोग करके रिकॉर्ड तैयार किया जाए। स्टूडेंट्स, खाता चाहे किसी व्यक्ति से संबंधित हो, किसी संस्था से संबंधित हो, किसी इंटरप्राइज से संबंधित हो, फर्म से संबंधित हो, एसेट से संबंधित हो, लाइबिलिटी या एटसेट्रा, किसी भी टाइप का यदि खाता है तो खाते का प्रारूप बदलेगा नहीं। खाते का प्रारूप यही होगा। हर प्रकार के खातों के लिए यूनिक प्रारूप, यूनिक फॉर्मेट का इस्तेमाल किया जाता है, जो आप यहाँ देख रहे हैं। हाँ, अंतर यह होगा कि यदि व्यक्ति से संबंधित ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है तो टाइटल ऑफ अकाउंट में उस पर्टिकुलर व्यक्ति, उस पर्टिकुलर पर्सन का नाम लिखा जाएगा। अगर कोई संस्था से संबंधित खाता है तो टाइटल में उस संस्था का नाम लिखा जाएगा। किसी संपत्ति जैसे बिल्डिंग, फर्नीचर से संबंधित खाता है तो टाइटल में उस बिल्डिंग या फर्नीचर का नाम लिखा जाएगा। लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी का नाम, इनकम एक्सपेंडिचर है तो इनकम और एक्सपेंडिचर का नाम लिखा जाएगा। ट्रांजैक्शन से संबंधित सभी मदों के लिए अलग अलग खाता तैयार किया जाता है। स्टूडेंट्स, अब यह जानते हैं कि अकाउंट कितने प्रकार का होता है। क्लासिफिकेशन और टाइप्स ऑफ अकाउंट। अकाउंटिंग में अकाउंट के टाइप्स के लिए
दो प्रकार की विधाएं प्रचलित हैं, दो प्रकार की प्रणालियां प्रचलित हैं। एक ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन यानी परंपरागत प्रणाली है, परंपरागत वर्गीकरण है। दूसरा मॉडर्न क्लासिफिकेशन है, मॉडर्न वर्गीकरण की प्रणाली है, आधुनिक वर्गीकरण की प्रणाली है। कभी कभी स्टूडेंट्स हमसे यह पूछते हैं कि सर ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन वाला सही है कि मॉडर्न क्लासिफिकेशन वाला सही है, या कोई ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन वाले को ला के बताता है कि सर ये वाला भी दिया हुआ है, मॉडर्न क्लासिफिकेशन ये वाला दिया हुआ, तो टाइप्स ऑफ अकाउंट में हम लोग क्या लिखेंगे। देखो यहाँ पे हम आपको बता दें कि चाहे वो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन हो या मॉडर्न क्लासिफिकेशन हो, दोनों में मूलभूत कोई अंतर नहीं है। दोनों अकाउंट के या जो ट्रांजैक्शंस की मद होती हैं उनको कुछ क्लास में डिवाइड करता है। हाँ, यदि क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट पूछा जाता है तो आप ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन भी यदि बताते हैं तो कोई बात नहीं है, यह भी सही है। और यदि मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब से आप अकाउंट का क्लासिफिकेशन देते हैं तो भी यहाँ पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, यदि क्वेश्चन स्पेसिफिक हो, पूछा जाए कि ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स को बताइए, तो आपको ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट जानना होगा और उसी का आंसर देना होगा। हाँ, यदि प्रश्न में मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट का जिक्र है तो आप मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट को ही बताएंगे। और जहां पर ये बात न लिखी हो कि आप ट्रेडिशनल बताइए कि मॉडर्न बताइए, तो वहां पर आपके पास अवसर है कि आप चाहे तो उत्तर के रूप में ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन बताइए, वो भी सही है, वहाँ वो भी कोई गलत नहीं है। और दूसरा मॉडर्न क्लासिफिकेशन है तो वो भी सही है। कभी कभी कुछ चालाक विद्यार्थी होते हैं तो पूछते हैं कि सर अगर आप परीक्षार्थी होते तो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन बताते कि मॉडर्न क्लासिफिकेशन बताते। वो हमसे एकदम एक आंसर जानना चाहते हैं। तो देखो भाई, सिंपल सी बात है, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन का मतलब क्या, परंपरागत, जो दादा परदादा से चला आ रहा है, बहुत पुराने समय से ही चला आ रहा है। और मॉडर्न क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है, आधुनिक, यानी वर्तमान में जिस क्लासिफिकेशन पर जोर दिया जाता है उसको कहते हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन, वो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है। तो इससे ही उत्तर आप स्पष्ट हो जाता है कि यदि हमें पूछा जाए कि हम किसके साथ जाएंगे तो हम तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन को ही बताएंगे, क्योंकि आधुनिक वर्तमान में तो यही चल रहा है, वर्तमान में ये प्रणाली ज़्यादा प्रचलित है। आशा है आपको आपका जवाब मिल गया होगा। अब सबसे पहले समझते हैं ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स को। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट में अकाउंट्स को दो मेजर डिवीजन में डिवाइड किया जाता है। पहला पर्सनल अकाउंट्स और दूसरा इम्पर्सनल अकाउंट्स। अर्थात यदि ट्रांजैक्शंस किसी व्यक्ति, संस्था, फर्म, कंपनी आदि से संबंधित है तो उसे हम पर्सनल अकाउंट कहते हैं। जैसे रमेश अकाउंट, अशोक ट्रेडर्स अकाउंट, एसीसी कंपनी अकाउंट एटसेट्रा। दूसरा क्लास जो इम्पर्सनल अकाउंट का है, वे खाते, वे अकाउंट जो पर्सनल अकाउंट नहीं है, अर्थात किसी व्यक्ति, फर्म या संस्था से संबंधित, कंपनी से संबंधित नहीं है, उन सब को इम्पर्सनल अकाउंट कहते हैं। इसके अंतर्गत एसेट से संबंधित अकाउंट, इनकम और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड अकाउंट, प्रॉफिट और गेन से रिलेटेड अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड अकाउंट इम्पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आते हैं। स्टूडेंट्स, इम्पर्सनल अकाउंट को आगे दो प्रकार से डिवाइड किया जा सकता है। एक रियल अकाउंट यानी वास्तविक खाता, दूसरा नॉमिनल अकाउंट, नाम मात्र का खाता। ऐसे इम्पर्सनल अकाउंट जो संपत्तियों से संबंधित होते हैं, एसेट से संबंधित होते हैं, चाहे वो टेंजिबल एसेट हो या इनटेंजिबल एसेट हो, दोनों से संबंधित अकाउंट्स को रियल अकाउंट्स कहते हैं। जैसे फर्नीचर का अकाउंट हो गया, बिल्डिंग का अकाउंट हो गया, आपका इन्वेस्टमेंट का अकाउंट हो गया, स्टॉक का अकाउंट हो गया, ये सब क्या है, रियल अकाउंट है। चूंकि संपत्तियों से संबंधित हैं इसलिए इसे वास्तविक खाता कहते हैं। साथ ही साथ दूसरा जो क्लासिफिकेशन है इम्पर्सनल अकाउंट का, वो है नॉमिनल अकाउंट्स, नाम मात्र के खाते। नाम मात्र के खाते के अंतर्गत आय एवं व्यय से संबंधित यानी इनकम और एक्सपेंडिचर से संबंधित जितने भी अकाउंट्स होते हैं, साथ ही साथ लॉसेस और गेन से रिलेटेड जो अकाउंट्स होते हैं, प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड जो अकाउंट्स होते हैं, उनको नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में रखा जाता है। इस प्रकार देखें तो अकाउंट्स कितने प्रकार के हुए,
एक तो पर्सनल अकाउंट, दूसरा इम्पर्सनल अकाउंट। और इम्पर्सनल अकाउंट अगेन दो प्रकार से डिवाइड होते हैं, एक संपत्तियों से संबंधित खाते यानी रियल अकाउंट, और दूसरा नॉमिनल अकाउंट जो संपत्तियों के अतिरिक्त जैसे इनकम एक्सपेंडिचर, आय और व्यय से संबंधित खाते, प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड अकाउंट्स जो होते हैं उनको नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। हम मोटे तौर पे ये भी कह सकते हैं कि अकाउंट्स तीन प्रकार के होते हैं, एक तो व्यक्तियों से संबंधित खाते जिनको पर्सनल अकाउंट कहते हैं, दूसरा संपत्तियों से संबंधित खाते जिनको रियल अकाउंट कहते हैं, और तीसरा आय एवं व्यय से संबंधित खाते, इनकम एक्सपेंडिचर से संबंधित खाते, प्रॉफिट और गेन से संबंधित खाते या लॉसेस से संबंधित खाते नॉमिनल अकाउंट्स कहलाते हैं। इस प्रकार तीन कौन से क्लासिफिकेशन हुए, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। अब पर्सनल अकाउंट को भी यदि हम देखें तो पर्सनल अकाउंट तीन प्रकार से डिवाइड किया जा सकता है, एक नेचुरल पर्सनल अकाउंट, दूसरा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और तीसरा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट नेचुरल पर्सन से संबंधित होते हैं, जो गॉड क्रिएशंस होते हैं, जिनको भगवान ने बनाया हुआ है, मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर, जैसे राज अकाउंट, राजेश अकाउंट, रमेश अकाउंट, सुरभि अकाउंट एटसेट्रा। ये व्यक्तियों से संबंधित जितने भी खाते होते हैं, व्यक्तियों के नाम से संबंधित जितने भी खाते होते हैं या व्यक्तियों को जो रिप्रेजेंट करने वाले खाते होते हैं उनको क्या कहते हैं, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। दूसरा होता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, जो कि बिजनेस में हम जानते हैं कि संस्था का भी अपना अलग एक अस्तित्व होता है, बिजनेस का भी अपना एक अलग इंटिटी होती है, फर्म की अपनी अलग इंटिटी होती है, कंपनी की अपनी अलग इंटिटी होती है, स्कूल कॉलेज की अपनी अलग इंटिटी होती है, सरकार की अपनी अलग इंटिटी होती है, जबकि ये गॉड क्रिएशंस नहीं है, ये मैन मेड पर्सन्स हैं, क्रिएटेड बाय लॉ माने जाते हैं, लीगली इन्हें व्यक्ति का दर्जा दिया जाता है। और कई बार ये बच्चे पूछते हैं कि सर इन्हें व्यक्ति क्यों माना जाता है, तो देखो कुछ हद तक जो आर्टिफिशियल पर्सन है वो व्यक्ति जो कुछ भी कर सकता है फाइनेंशियल टर्म में, वो सारा टर्म जो है ये आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स भी कर सकते हैं। इसके अंतर्गत कौन से खाते आते हैं, तो जैसे पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनरशिप फर्म का नाम है तो वो भी आर्टिफिशियल पर्सन के अंतर्गत आएगा। कंपनी के खाते ये भी आर्टिफिशियल पर्सन के अंतर्गत आएगा। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के खाते ये भी आर्टिफिशियल के अंतर्गत आएगा। एसोसिएशन ऑफ पर्सन एटसेट्रा, ये सभी खाते जो है वह आर्टिफिशियल पर्सन के अंतर्गत आते हैं। इन्हें लॉ के द्वारा, कानून के द्वारा व्यक्ति का दर्जा प्राप्त होता है। यह व्यक्तियों की ही तरह किसी दूसरे पर मुकदमा कर सकते हैं या कोई दूसरा व्यक्ति इनके नाम से भी मुकदमा कर सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो मैक्स ट्रेडर्स अकाउंट, एबीसी फर्म अकाउंट, पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट, एक्स लिमिटेड कंपनी अकाउंट एटसेट्रा। तो ये जो खाते हैं तो देखें ये गॉड क्रिएशंस नहीं है, ये क्रिएटेड बाय लॉ है या मैन मेड इंस्टीट्यूशंस हैं, इसलिए इन्हें हम आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट कहते हैं। तीसरा है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बेसिकली ना तो नेचुरल पर्सन होते हैं ना आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं, ये मोस्टली नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं, लेकिन इनके आगे यानी इनके पहले कोई प्रीफिक्स जुड़ जाता है, जैसे प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, एडवांस, एक्रूड, अनएक्रूड एटसेट्रा। तो ये खाते किसी व्यक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं, किसी व्यक्ति से संबंधित हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ देखें प्रीपेड इंश्योरेंस, मतलब एडवांस में इंश्योरेंस दे दिया गया, इंश्योरेंस प्रीमियम का भुगतान पहले कर दिया गया। तो इंश्योरेंस प्रीमियम तो एक तरीके का एक्सपेंडिचर है, खर्चा है, तो ये क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, लेकिन इसके पहले क्या जुड़ गया, प्रीपेड। अब प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम की यदि बात करें तो यह इंश्योरेंस कंपनी को से संबंधित है, इंश्योरेंस कंपनी को रिफरेंस करता है, इंश्योरेंस कंपनी को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इसे हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहते हैं। दूसरा देखें आउटस्टैंडिंग रेंट, बकाया, कोई किराया जो है वो बकाया है, आउटस्टैंडिंग है, तो वह जो उस मकान का मालिक है उसको रिप्रेजेंट करता है कि मतलब किसका किराया बाकी है। इस प्रकार से यहाँ पर किराया जबकि एक खर्चा है लेकिन आउटस्टैंडिंग किराया है, तो यह एक तरीके से पर्सनल अकाउंट हो जाता है नॉमिनल अकाउंट की जगह पे। ऐसे आउटस्टैंडिंग वेज है, आउटस्टैंडिंग सैलरी है, एडवांस सैलरी है। जब भी किसी खाते के पहले कोई प्रीफिक्स लग जाएगा
आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, अनएक्रूड इट्सेट्रा, इस तरीके के कॉमन प्रीफिक्स है। तो नॉमिनल अकाउंट भी पर्सनल अकाउंट की तरह बिहेव करते हैं, पर्सनल अकाउंट हो जाते हैं, जिन्हें हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स कहते हैं। यह तो रही ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स की। यहाँ पर मॉडर्न क्लासिफिकेशन में इस अप्रोच के अनुसार जो अकाउंट्स होते हैं उनको 5 प्रकार में बांटा गया है, 5 क्लासेस में रखा गया है, जिसमें पहला है एसेट्स अकाउंट, दूसरा है लाइबिलिटीज अकाउंट्स, तीसरा है कैपिटल अकाउंट, चौथा है एक्सपेंसेस अकाउंट एंड लास्ट है रेवेन्यूज अकाउंट्स। इस क्लासिफिकेशन के अंतर्गत असेट्स अकाउंट्स की कैटेगरी में उन अकाउंट्स को रखते हैं जो किसी संपत्ति या प्रॉपर्टी से संबंधित होते हैं, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, इन्वेंट्री या स्टॉक अकाउंट, गुडविल अकाउंट, प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट, कैश अकाउंट इट्सेट्रा। वहीं लाइबिलिटीज अकाउंट के अंतर्गत उन अकाउंट्स को शामिल किया जाता है जो व्यवसाय की उधारियों से संबंधित होते हैं, अर्थात व्यवसाय जिनके प्रति पेबल होता है, यानी व्यवसाय की जिनके लिए कुछ देनदारियां होती हैं, उन खातों को लाइबिलिटीज अकाउंट्स में शामिल किया जाता है, जैसे ऋण देने वालों के खाते, क्रेडिटर्स के खाते, ऋण खाता, बैंक लोन्स अकाउंट, बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट इट्सेट्रा। वहीं कैपिटल अकाउंट पूंजी खाते, ओनर्स ऑफ बिजनेस, प्रोप्राइटर्स शेयर्स होल्डर, पार्टनर्स आदि से संबंधित होते हैं जो व्यवसाय में पूंजी लगाते हैं, कैपिटल लगाते हैं, जैसे बिजनेसमैन का खाता, व्यापारी का खाता, कैपिटल अकाउंट या ओनर्स अकाउंट जिसको कहते हैं, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स, शेयर कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट इट्सेट्रा, ये सभी कैपिटल अकाउंट की कैटेगरी में आते हैं। वहीं एक्सपेंसेस अकाउंट व्यय खाते वे खाते होते हैं जो व्यवसाय के व्यय या लागत से संबंधित होते हैं या व्यवसाय की हानियों से संबंधित होते हैं, जो व्यवसाय के लाभ कमाने के लिए व्यय किए जाते हैं, जैसे सैलरी अकाउंट, वेज अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट, रेंट पेड अकाउंट, रॉयल्टी पेड अकाउंट, इंटरेस्ट पेड अकाउंट इट्सेट्रा। वहीं रेवेन्यू अकाउंट अर्थात आगम खाते के अंतर्गत व्यवसाय की आय या व्यवसाय के लाभ से संबंधित खातों को शामिल करते हैं, जैसे सेल्स अकाउंट, इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, डिविडेंड रिसीव्ड अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट इट्सेट्रा। स्टूडेंट्स, इस प्रकार हमने मॉडर्न क्लासिफिकेशन को देखा जिसमें अकाउंट के 5 टाइप्स हैं। पहला एसेट अकाउंट, दूसरा लायबिलिटी, तीसरा कैपिटल, चौथा एक्सपेंसेस और पांचवा रेवेन्यूज अकाउंट। यदि हम मॉडर्न क्लासिफिकेशन की तुलना ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन से करें तो यहाँ जो लायबिलिटीज अकाउंट और कैपिटल अकाउंट होता है वह ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के हिसाब से पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आता है, अर्थात सभी पर्सनल अकाउंट्स जो है या तो लायबिलिटी से रिलेटेड होते हैं या कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड होते हैं। जबकि मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब से एसेट्स अकाउंट ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के हिसाब से रियल अकाउंट्स की कैटेगरी का होता है, जबकि एक्सपेंसेस अकाउंट और रेवेन्यू अकाउंट ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के हिसाब से नॉमिनल अकाउंट्स की कैटेगरी में आता है। तो यहाँ देखें, मॉडर्न क्लासिफिकेशन हो या ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन हो, दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ चाहे हम पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट कहें या लायबिलिटी, कैपिटल, एसेट, एक्सपेंसेस या रेवेन्यू अकाउंट कहें, बात बराबर होती है। यहाँ इस प्रकार से देखें तो अकाउंटिंग में कोई, दोनों क्लासिफिकेशन में कोई विशेष अंतर नहीं है। स्टूडेंट्स, इस प्रकार हम सब ने इस वीडियो में अकाउंट्स और अकाउंट्स के टाइप को समझा। अगली वीडियो में हम लोग समझेंगे इन अकाउंट्स को डेबिट और क्रेडिट करने के क्या रूल्स हैं, कब किसी अकाउंट्स को डेबिट किया जाता है और किन परिस्थितियों में किसी अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है।
डियर स्टूडेंट, आशा है कि इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और जो कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया है वो आपके समझ में आया होगा।